नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भीम सिंह मीना है और मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान सीबीएसई कोर्स पर आधारित जो किताब है राजनीति विज्ञान की सेकंड भाग, उसका हम अध्ययन करेंगे। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस साल सीबीएसई का कोर्स लागू किया 12वीं क्लास में, तो उसके लिए उपयोगी है। और अन्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जो राजनीति विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये पाठ बड़ा उपयोगी रहेगा। तो पहला अध्याय हम शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का कक्षा 12 के लिए सीबीएसई कोर्स के अनुसार, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2021 से लागू किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय का नाम हमारा है अध्याय 1। हम आज पढ़ेंगे, शुरुआत आज से हो रही है, इसका पहला पार्ट है, सारे पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। भारत 1947 की मध्य रात्रि 14 और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर हजारों वीरों ने अपने जीवन का बलिदान किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। ये एक लंबी कहानी है, आगे हम पढ़ेंगे। परंतु 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उन्होंने लाल किले से अपना मध्य रात्रि को जो भाषण दिया उसको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, उस भाषण को ये नाम दिया गया, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या अंग्रेजी में कहें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उस भाषण को नाम दिया गया, जिसमें भारत की भाग्य के निर्माण करने वाली बातें की गई कि किस प्रकार भारत प्रगति करेगा, किस प्रकार भारत विकास करेगा और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा होगी। इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा की। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण, कभी मौका मिले तो आप भी बच्चों सुनिएगा, इसको अवश्य ही मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा आपको कहीं न कहीं। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो नए राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। इस पार्ट का पहला पार्ट यही है कि नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। तो आज़ाद हुए देश के लिए नई चुनौतियां जो हमारे सामने आई, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था देश के नेताओं के बीच कि किस प्रकार से राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो भारत नया नया आज़ाद हुआ है इसके लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाया जाए और आज़ादी का सही जो मायने होते हैं वो लोगों को मिले, लोगों को उसका अर्थ समझ में आए। तो जो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य जो लक्ष्य होता है वो होता है गरीब तबके का विकास करना, वंचित वर्ग का विकास करना और सभी को समान रूप से बराबर लेके चलना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से गरीब तबका जो सदियों से शोषण का शिकार था, अंग्रेजों के समय और ज़्यादा उनका शोषण हुआ, तो इस गरीब तबके को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उनको आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अन्य प्रकार के जो अधिकार हैं उनको किस प्रकार से दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने था। और ये सवाल था, इसके साथ ही विभाजन की जो त्रासदी थी। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो दो राष्ट्रों के रूप में आज़ाद हुआ। पहले वृहत्तर भारत हुआ करता था पूरा, जिसमें बांग्लादेश और वर्तमान पाकिस्तान है वो शामिल थे, पूरा लंबा चौड़ा राष्ट्र हुआ करता था। परंतु एक विभाजन 1947 में एक भारत की आज़ादी को ऐसा दर्द दे गया जो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, उसको फलीभूत किया गया। एक भारत में से पाकिस्तान बनाया गया और दूसरा भारत। और इस विभाजन के कारण इतने लोगों को संकट झेलने पड़े, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, सांप्रदायिक दंगे हो गए और लोगों का जीवन बड़ा दूभर हो गया। तो इस घाव पर भी मरहम सरकार को लगाना था। तो बड़ी चुनौती थी कि गरीब तबके का विकास करना और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करना। ये चुनौतियाँ भारत सरकार के सामने मुँह बाए खड़ी थी और उनका धीरे धीरे विकास करते हुए निराकरण करना था। तो तीन चुनौतियां मुख्य रूप से नव आज़ाद भारत में कौन कौन सी थी उन पे हम चर्चा करते हैं। पहली जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। तो सबसे पहले बड़ी चुनौती थी कि भारत चूंकि विविधतापूर्ण या विविधताओं से भरा देश है, जिसमें लंबा चौड़ा एरिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत, और विविध उसमें संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न उसमें धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के पहनावे हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं।
तो इस प्रकार के विविधतापूर्ण देश को किस प्रकार से एक सूत्र में पिरोकर रखा जाए, किस प्रकार से एकता के बंधन में बांध कर रखा जाए ताकि सभी लोग मिलजुल कर भारत में रहें, तो ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसमें एक बीज बो दिया लोगों में वैमनस्य का। उस वैमनस्य को कैसे दूर किया जाए, अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से सम्मान दिया जाए, लोगों को विश्वास किस प्रकार दिलाया जाए कि आप यहाँ भारत में सुरक्षित हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ थी उनको बांध कर जोड़ कर रखने की चुनौती भारत सरकार के सामने थी। तो इस चुनौती से निपटना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से थी। तो पहली चुनौती यही थी कि एकता के सूत्र में भारत को बांधे रखना और जो क्षेत्रीय अखंडता थी उसको बनाए रखना। क्योंकि भाषाओं के आधार पर अनेक प्रकार से लंबा चौड़ा एरिया भारत का है, तो क्षेत्रों विभिन्न क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की किस प्रकार से जुड़कर भारत में रहें, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो एकता के सूत्र में बांधना ये पहली चुनौती थी। दूसरी नव आज़ाद देश के सामने ये थी कि लोकतंत्र को कायम रखना और उसके अनुरूप संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवहार लोगों का बनाना। तो लोकतंत्र को कायम रखना, जब भारत आज़ाद हुआ तो यही संकल्पना थी कि भारत में पहले राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे और अपने मन मुताबिक वो शासन किया करते थे। विभिन्न रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो अपने मुताबिक शासन किया करते थे। परंतु जो लोकतांत्रिक देश है, जो नया आज़ाद देश है, उसने ये जिम्मेदारी तय की कि भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ाया जाए। इसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की जाए, सभी के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाए और भारतीय संविधान के माध्यम से लोगों को समान अधिकार दिए जाएं। तो लोकतंत्र को कायम रखना, इसमें संविधान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक संविधान बनाने की चुनौती भी थी, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए विभिन्न अधिनियम थे उन्हीं के आधार पर भारत के शासन की नींव रखी गई और एक भारत का अपना संविधान बनाने की एक चुनौती थी, जिसमें सभी लोगों को लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले। तो लोकतंत्र को कायम रखना और संविधान का निर्माण करना और लोकतांत्रिक व्यवहार का निर्माण करना, ये सबसे बड़ी बात थी। अब लोकतांत्रिक व्यवहार किसे कहेंगे कि लोग जो राजाशाही के ज़माने से जीते आ रहे हैं, जिस प्रकार का निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से मनमर्जी की शासन व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक चीज़ें हुआ करती थी, वो लोगों के व्यवहार में बस गई थी। तो उस व्यवहार को मिटाकर एक नए व्यवहार का निर्माण करना, लोगों को लोकतांत्रिक व्यवहार जिसमें समानता, भाईचारा, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व भाव ये सब नजर आए, इस प्रकार के लोगों को व्यवहार को बनाना एक चुनौती थी। तो भारत सरकार के सामने ये चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम किस प्रकार रखा जाए और संविधान का निर्माण करके और लोगों को लोकतांत्रिक व्यवहार में किस प्रकार से ढाला जाए, ये दूसरी चुनौती थी। अब तीसरी चुनौती नए आज़ाद हुए भारत के सामने थी कि सभी का भला हो ऐसे समाज का निर्माण। समाज विभेदपूर्ण था, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था और सामंतशाही रजवाड़ी व्यवस्था में, राजशाही व्यवस्था में लोगों में जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, जो सामाजिक अधिकार होते हैं, जो आर्थिक अधिकार होते हैं, वो एक प्रकार से उन पर ताला लगा हुआ था। किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। सरकार जिस रूप में लोगों को काम लेना चाहिए वैसे लेती थी और अपने स्वार्थ सिद्धि में लगी रहती थी और अपना जो भी उनका एजेंडा होता था, छिपा हुआ एजेंडा या जो भी एजेंडा था, उसको पालन करवाने में लगे रहते थे। तो जो नई सरकार आई, जो नया देश बना, उसमें ये चुनौती थी कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग समान रूप से रहें, सभी को आर्थिक रूप से नौकरी में, काम में या जो संपत्तियां हैं उनमें बराबर का हक मिले, सभी का कल्याण हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी को वीआईपी का दर्जा नहीं दिया जाए, किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया जाए, लिंग, जाति, रंग, क्षेत्र की भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो लोगों के साथ। ये सरकार का प्रयास होना चाहिए। ऐसी संकल्पना लेकर भारत आज़ाद हुआ। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के सामने कि सभी का भला हो, ऐसे समाज का निर्माण किया जाए, एक ऐसे समाज जो सभी के हक का सम्मान करता है, सभी की परवाह करता है, सभी की समानता की बात करता है, सभी के कल्याण की बात करता है। और लोकतंत्र व्यवस्था इसी से मजबूत होती है कि उसमें सब लोगों को बोलने का और कहने का, अपनी बात कहने का, समान जीने का, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। तो ये नए आज़ाद भारत के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ थी
जिनमें एकता के सूत्र में भारत को बांधना, लोकतंत्र को कायम रखना और लोकतांत्रिक व्यवहार को बनाना और सभी का भला हो ऐसे समाज का निर्माण करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, आगे भी हम पढ़ेंगे इसी पाठ का दूसरा भाग। आप अवश्य जुड़ेगा हमसे और लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए इस चैनल को और अपने मित्रों को भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।